माय स्टूडेंट, आज का क्लास है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है क्लासेस को। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें भी है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यह है कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इसके डायग्राम देखा जाए क्या है। इसके डायग्राम में है, सपोज किया जाए एक है चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो गया इसका सेपरेशन R और इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा और वो फोर्स होगा या तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। तो जैसे अगर Q1 और Q2 को देखेंगे, अगर दोनों सेम नेचर है, मतलब ये भी प्लस या दोनों माइनस, तो हमेशा जो भी होता है लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन। ये दोनों लाइक है, ये भी लाइक है, दोनों केस में होगा रिपल्सन। और अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, या यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अपोजिट चार्ज है, डिसिमिलर है, तो अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन से हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, ये होगा रिपल्सिव फोर्स। और अभी हम जो डायग्राम में दिखा रहे हैं वो रिपल्सिव वाला दिखा रहे हैं। दोनों का साइन या तो प्लस है या दोनों का साइन चार्ज का माइनस है। तो इन दोनों में भी ऐसा हम अभी सोच रहे हैं कि Q1 Q2 दोनों ही प्लस है। तो जब प्लस होगा तो कैसा होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर चार्ज को रखने से रिपल्सिव, माने इसका फोर्स बाहर की ओर लगेगा और इस पर भी जो फोर्स लगेगा बाहर की ओर लगेगा। और अट्रैक्टिव होता तो इसका फोर्स भी अंदर की ओर और इसका भी फोर्स अंदर की ओर होता, इनवर्ड, और यहाँ होगा आउटवर्ड। तो उसको डायग्राम में दिखाते हैं। और वो भी किधर होगा, तो इन दोनों के जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन सेगमेंट, इसी के अलोंग में opposite to the directions of AB। एक वेक्टर है AB इस डायरेक्शन में, ठीक इसका उल्टा इधर में लगेगा और इसको बोलते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट में इस डायरेक्शन में होगा और इसका लेंथ और इसका लेंथ जो होगा सेम होगा और इसको लिखते हैं फोर्स BA। और इन दोनों फोर्स के रिलेशंस क्या होंगे कि फोर्स AB प्लस फोर्स BA, नेट फोर्स F जो आएगा इसको नेट फोर्स बोलते हैं, ये हमेशा यहाँ पर जीरो वेक्टर्स होगा, मतलब नो फोर्स इज एक्टिंग ओवरऑल। लेकिन अगर सेपरेटली अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, इस पर भी एक फोर्स काम कर रहा है। और इसी को जब आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं कि फोर्स AB इज इक्वल टू माइनस फोर्स BA। और ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर का।
कि जब कभी भी कहीं पर ऐसा मिलता है कि एक वेक्टर से मान लिया वेक्टर ए और एक मान लिया कोई स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एक्सेस को बोलते हैं वेक्टर बी और इसका जो भी डायरेक्शंस होगा वो कैसा होगा, लैम्डा अगर प्लस हुआ तो सेम डायरेक्शन में होगा, लैम्डा अगर माइनस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, लैम्डा अगर जीरो हुआ तो इसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का मॉड लैम्डा टाइम्स। और अगर यूनिट भी निकालेंगे बी का या ए का तो यहाँ पर यूनिट बी का निकालना हो या डायमेंशन निकालना हो तो सीधा यूनिट ऑफ बी कैसे निकलेगा, तो इसका यूनिट और इसका यूनिट का प्रोडक्ट इसका यूनिट होगा। डायमेंशन भी निकालना होगा तो इसका डायमेंशन का प्रोडक्ट इसका डायमेंशन होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं ये रिलेशंस में बी का जगह काम कर रहा है एफ ए बी और ए की जगह काम कर रहा है एफ बी ए और ये लैम्डा काम कर रहा है यहाँ पर -1। तो -1 का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया और चूंकि ये आंसर 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू में लैम्डा का -1 है यहाँ पर तो इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और डायरेक्शन में उल्टा होगा। तो इसको लिख सकते हैं टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही दोनों साइड मॉडुलस लेंगे तो एफ ए बी वेक्टर्स मॉड बराबर -FBA वेक्टर मॉड हो जाएगा। और इसके मान लेंगे f बराबर f, इसको एज्यूम कर लिए, एज्यूमशन ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसके बाद का स्टेप लिख सकते हैं एफ ए बी, वेक्टर साइन हटा दिए, मॉड साइन हटा दिए, माइनस साइन हट जाएगा, वेक्टर साइन हट जाएगा। ये शो करता है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए दोनों बराबर होगा और दोनों का वैल्यू f के बराबर होगा। और इसी कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट में मिलता है जो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। जो भी चार्ज Q1 Q2 है दोनों चार्ज को जो भी साइन होगा प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर में ओवरऑल प्लस माइनस साइन होगा और उसका मॉड ओवरऑल प्लस होगा और ये आंसर्स न्यूमेरिकल वैल्यू इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंडीशंस क्या है, व्हेन आर बी कांस्टेंट, जब दोनों के बीच का सेपरेशन आर अगर कांस्टेंट है तो उस समय ये कहलाता है कूलम्ब्स का पहला लॉ। और दूसरा होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो क्या है 1/r²। इनवर्स क्यों बोला गया, क्योंकि 1/r² लिखे हैं इसलिए ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है और सेपरेशन का स्क्वायर है। और ये कंडीशन तभी होगा व्हेन Q1 Q2 प्रोडक्ट बी कांस्टेंट। अगर ये प्रोडक्ट का वैल्यू चाहे तो हम मॉड भी दे सकते हैं, जब दोनों के स्केलर क्वांटिटीज Q1 Q2 का साइन प्लस माइनस इसका मॉड निकालेंगे ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो ये अगर कांस्टेंट हुआ प्रोडक्ट तब उस समय 1/r² होगा। इस लॉ को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, याद लिख देते हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इसी दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं ज्वाइंटली। तो लिख सकते हैं ज्वाइंटली, ज्वाइंटली क्या होगा, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं। तो F डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2 मॉड बाई r²। और इसी को अगर आगे सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू एक आ जाएगा K और यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 मॉड बाई r²। और ये K का वैल्यू डिपेंड करेगा कि किस सिस्टम में आप सोच रहे हैं, CGS सिस्टम में जिसको गॉसियन सिस्टम बोलते हैं और दूसरा हुआ SI सिस्टम, तो उसके अनुसार K का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मिला यही एक कॉन्सेप्ट हुआ और इसी को एक फार्मूला समझा जाए न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और देख रहे हैं कि इस फार्मूला में चार्ज Q1 चार्ज Q2 बीच का डिस्टेंस r
और तीसरा हो गया, चौथा हो गया K और हो गया F। तो अब इसके बाद के स्टेप बताते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे कि मतलब सिस्टम कैसा है, कौन सिस्टम में मतलब आगे का इसका लेवल बढ़ा रहे हैं। तो एक होगा गॉसियन सिस्टम जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, और दूसरा नाम है एसआई सिस्टम। और यहीं से एक डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो इसी को देख करके हम लोग कूलॉम्स लॉ लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, और इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। FAD क्या है, तो यहीं पर लिख देते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। जो पहले है, जैसे यहाँ A लिखे हैं तब B लिखे हैं, तो जो A है मतलब A पर फोर्स लग रहा है, किसके चलते, B के चलते, इसलिए लिखे हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और अगर इसमें देख रहे हैं तो B पर फोर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि B चार्ज पर फोर्स है जिसका वैल्यू है Q2। तो यहां पर हो जाएगा फोर्स ऑन B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो इस तरह से इसका नेमिंग किया गया है। और इसी के बाद आप चाहें तो एक लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट, तो वो भी अभी लिख देते हैं कि क्या होगा। तो देखा जाए इसके आगे, इसके आगे आएगा कि फोर्स जो भी इसमें काम कर रहा है, या तो रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नेक्स्ट क्या होगा, जो बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा वो क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, इसी के अलॉन्ग में या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर फिगर में आउटवर्ड दिखा रहे हैं। कब आउटवर्ड होगा, जिससे में Q1 Q2 का साइन सेम होगा, माने दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसी समय रिपल्सिव हो जाएगा, रिपल्सिव। ये रिपल्सिव का कंसेप्ट है। और दूसरा होगा कि अगर Q1 Q2 मान लिया जाए, ऐसा हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर विद साइन तो नेगेटिव अगर आया तो ये शो करेगा अट्रैक्टिव। तो ये कंसेप्ट है दो। तो यहाँ पर उसी को लिखेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या है, उसके स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ। The magnitude of the force of repulsion or attraction the magnitude of the force of repulsion or attraction is directly proportional to the product of magnitude of the product of the
2 point charges and is inversely proportional to the separation, inversely proportional to the square of the separation between the 2 point charges. And the direction of the force is along outward or inward. The direction of the force is along outward or inward of the line joining between the 2 point charges. फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखे हैं, लिख रहे हैं the magnitude of the force of repulsion or attraction is directly proportional to the magnitude of the product of the 2 point charges and is inversely proportional to the square of the separation between the 2 point charges, and the direction of the force is along outward or inward of the line joining between the 2 point charges depending upon the similar charges or dissimilar charges. मतलब कि अगर ऐसा हुआ कि चार्ज सिमिलर है, तो जैसे ही चार्ज अगर सिमिलर होगा, माने दोनों का साइन प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उस समय क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, तो रिपल्सिव हो जाएगा। तो यही वाला चीज शो करेगा रिपल्सिव के लिए सिमिलर चार्ज है। और दूसरा होगा, अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ देखा जाए अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव कब होगा, जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, और लेस देन जब 0 होगा तो उस समय आएगा ये डिसिमिलर चार्जेस, अर्थात दोनों में से एक चार्ज प्लस है तो दूसरा माइनस है। अगर Q1 प्लस है तो Q2 माइनस है, अगर Q1 माइनस है तो Q2 प्लस है। तो इस तरह से पहले रिपल्सन है तो सिमिलर चार्जेस होगा, अट्रैक्शन होगा तो डिसिमिलर होगा। और देख ही रहे हो बच्चों, जो मैं लिखा हूँ ये कोई रट करके लाइन नहीं लिखी हुई है, इसमें क्या है, जैसे कोई अगर हिंदी पढ़ता है और जो भी उसके मतलब वर्णमाला होते हैं, स्वर व्यंजन
या बोल सकते हो कि स्वर या व्यंजन, तो जो भी वर्ण होता है उसी से मिला मिला के शब्द बनाया जाता है। वही शब्द ना आगे जाके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह सब हो जाता है। और उसी को मिला करके तो हिंदी में सेंटेंस लिखना है। उसी तरह अंग्रेजी में A to Z होता है और उसी को मिला मिला के मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और उसी वर्ड को ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज वे में जब देखते हो, सजा देते हो, तो उसका कोई मीनिंगफुल सेंस हो गया। तो इसीलिए जब बातों को समझोगे, मेन क्या है, स्टूडेंट दो भाग में बटा हुआ है, एक है समझने वाला, एक नहीं समझने वाला। समझने वाले की संख्या जो है ना बहुत कम है। मात्र मेरे अनुसार हमको लगता है कि 7%, ओनली 7% बच्चे हैं जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो समझते हैं। और हमको लगता है कि 93% बच्चे वैसे हैं जो बात को समझते नहीं, इसलिए वो याद करते हैं, रटते हैं। और इसीलिए देखते हो कि लगभग 93% बच्चे IITs या JEE मेन या स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी पास नहीं करते। तो 93% खाली स्कूल पढ़ने के लिए करते हैं। और जो 7% है ना, उसमें 1% चले जाता है IIT के लिए, 1% है IIT के लिए। ऐसे भी 13,500 सीट है, तो समझिए कि 0.01% ये चले जाता है 1,000 रैंक के अंदर वाला। और जो उसके बाद वाला 12,500 बच्चा है, ओवरऑल 13,500 मान रहे हैं, तो वो सब हो गया 0.99%। ये दो भाग में बढ़ गया। और 1% के नीचे आ जाइए 2% बच्चे हैं NIT में, 2% NIT में। और इसके बाद 2% और 2%, मतलब ओवरऑल इसको समझिए 4%। वो कैसे, तो ये हो गया स्टेट लेवल के लिए, स्टेट लेवल। और ये हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो थोड़ा स्टेट लेवल से ऊपर नाम है। 5 कॉलेज है इसमें, नेट में खोल लोगे मिल जाएगा। तो यहाँ 2%, ये ओवरऑल 4% हो गया। और ये हो गया 2%, 6 हो गया। ये हो गया 7%। और इसे भी दो भाग बटा दिया। ये सब हो गया, बहुत अच्छा रैंक है। इसको हम अपने तरफ से नाम देते हैं बियॉन्ड IITs, माने IIT से भी बहुत अच्छा है, जो खतरनाक है। कंप्यूटर साइंस इन लोगों को कंफर्म मिल जाएगा कहीं ना कहीं 23 कॉलेज में IIT में। और इसमें NIT में 31 कॉलेज है, सरकारी लगभग 20,000 सीट है। तो इसलिए 2% में 20,000, 1% में राउंड में 10,000, उसमें 1,000 बच्चा चला गया, समझ लीजिए होना चाहिए यहाँ पर 0.1, लेकिन हमने उसको जानबूझ करके ऐसा सेटिंग किया है कि मतलब 0.01 है, क्योंकि यहाँ तो 10,000 है। तो 10,000 में हमारा बोलने का मतलब है कि अगर 10,000 लिखते हैं तो समझो ऐसे 1 0 0 0 0 हो गया, ये 10,000 हो गया। और 10,000 को समझिए उसका 10% निकालेंगे तब 1,000 होगा। तब चलिए इसको ऐसा कर देते हैं, 10,000 में अगर करना है तो इसको कर देते हैं 0.1, क्योंकि 10,000 का 10% निकालेंगे तभी ना 1,000 होगा। और इसको ला देते हैं 0.9, तो साफ दिख रहा है 90% यहाँ पर है और 1% यहाँ पर है। और सब कोई जानते हो यही वाला कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई एक आइसबर्ग ले लो, बर्फ, और ये पानी में समझ लो ऊपर में तैर रहा है 1% और नीचे में है 90%, माने 0.9 नीचे में दिख रहा है, 1 ऊपर में दिख रहा है। तो ये कॉन्शियस माइंड और ये माने अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड का नाम नहीं दे रहे हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर जो है मतलब समझो कि 10 हुआ, यहाँ 90 हो गया, तो वही दिख रहा है 10 और 90, ठीक है। क्योंकि 0.1 और 0.9 है तो 10 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। मैंने समझ लो कि अगर 1 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 10 गुना कर 9, और 1 और 9 को और 10 से गुना करने में सीधा 100 से गुना कर देंगे तो 10 और 90 हो जाएगा। तो ऊपर वाला 10 होता है और पानी के अंदर में 90%। तो जो बच्चे तेज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दिमाग का 90% का भी यूज करते हैं। और ये 10% में जितना भी व्यक्ति होता है यूज करता है, कोई 4%, कोई 3%, कोई 2%, कोई 1%, कोई 5%, 6%। जब तक ये सब कॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं SC, सब कॉन्शियस माइंड, और ये वो कॉन्शियस माइंड। तो जब तक आप इस माइंड का यूज नहीं करेंगे सब कॉन्शियस माइंड, तब तक जीनियस हो नहीं सकते, है ना। जीनियस नहीं रहेगा तो समझे सबसे नीचे में नाम आता है इडियट, और उससे थोड़ा ऊपर आता है इम्बेसाइल, और बीच में आता है नॉर्मल, जिसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होगा समझ लो 90
से लेके अगर 110 मतलब हो गया मतलब 100% से 10 नीचे और 100% से 10 ऊपर कर दीजिए, तो 90% से 110% के बीच वाले को कहा जाता है नॉर्मल स्टूडेंट। और जो थोड़ा उससे ज़्यादा है, माने 110 से अगर 120 तक है तो वो कहलाता है सुपीरियर, और जो 120 से 140 के बीच में है वो वेरी सुपीरियर, और जो 140 से वो एबव है या 140 भी है तो उनको कहा जाता है जीनियस। और जो सबसे लास्ट में आता है 20% से नीचे है तो वो सब कहलाता है सीधा समझिए जड़, या कह सकते हो चेतन है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं समझता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह से इडियट। और जो इडियट से थोड़ा तेज है वो कहलाता है एक तरह से इम्बेसाइल। और आज का वीडियो इधर ही पर रखा जाए, और फिर इसके बाद वाले वीडियो में और इसके आगे का कहानी एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं बिना क्लासेस पर।